प्रोलिफरेशन का मतलब कि आपके पास स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, टेक्नोलॉजी एंड अदर रिलेटेड थिंग्स, कि जहाँ पे आप ये देखते हैं कि किस तरह से जो एक ग्लोबल सिक्योरिटी की डायमेंशंस हैं वो रीशेप और शेप हो रही हैं आपके पास दुनिया में, कि चीज़ें जो हैं आपके पास किस तरफ जा रही हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल देखते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स हर तरफ आपके पास इंक्रीज हो रहे हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तान में अगर इंटरनेशनली हम देखते हैं 14 से 15 कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। फिर उसके बाद आपके पास पाकिस्तान एक साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट भी है जिसमें चाइना के पास है, देन इंडिया के पास है, देन पाकिस्तान के पास है। देन देर इज दिस डायमेंशन ऑफ रशिया यूक्रेन, कि जहाँ पे यूक्रेन को 1996-7 में उनके वेपन्स वहाँ से न्यूक्लियर डी न्यूक्लियरफाई किया गया, यानी न्यूक्लियर वेपन्स उनके ख़त्म कर दिए गए। और अब क्या है कि इनके दरमियान कोल्ड वॉर के बाद, कोल्ड वॉर एक बहुत बड़ा इवेंट था जिसके बाद इन्होंने डिफरेंट ट्रीटीज की थी, जिसमें साल्ट 1 था, साल्ट 2 था, कि हम क्या करेंगे कि हम न्यूक्लियर वेपन्स को कम करेंगे ताकि अनऑथोराइज्ड एक्सेस जो न्यूक्लियर मटेरियल्स है उसको कम किया जा सके। देन फिर ईरान का न्यूक्लियर जो आपके पास प्रोग्राम है उस पे बड़े ज़्यादा क्वेश्चन थे कि किस तरह से वो होता है। 2016 में इनकी डील स्टार्ट हुई थी, फिर डील आपके पास ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद से जो है वो दुनिया में एक और मूवमेंट चल रही है कि जिसमें ये भी लोग कहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको बिल्कुल ही ख़त्म कर देना चाहिए। सबसे पहले इसमें अगर हम देखते हैं तो आपके पास दो मेजर कॉन्सेप्ट्स आते हैं। एक है हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन, ठीक है, कि ऐसी कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स का जाना जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया है, दूसरी साइड पे आपके पास ईरान है, और कंट्रीज हैं, यूएई भी इवन आपके पास बना रहा है। दूसरा है वर्टिकल प्रोलिफरेशन, यानी आपके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं और आप उनको क्या कर रहे हैं, मॉडर्नाइज कर रहे हैं। इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर आर्म रेस, जिसमें क्वाड की एक एग्जांपल आपने सुनी होगी। क्वाड थी और एक और इसी तरह का उनके दरमियान हुआ था। सो वो क्या है कि ऐसे अलाइंसेस, फिर न्यूक्लियर सबमरीन्स भी दी गई थी आपके पास, जिसमें फ्रांस था, यूके था, और फ्रांस को निकाला गया था, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस, उनको दी गई थी। अब ट्रीटीज क्या हुए, सबसे पहले एनपीटीयू साइन हुआ था 1970 में, कि उन्होंने कहा था कि पहली जो ओरिजिनल 5 कंट्रीज हैं जिसमें यूएसए है, रशिया है, चाइना है, यूके है, फ्रांस है, उससे आगे नहीं जाएगा। फिर उसके बाद सी टी बी टी कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर बैन टेस्ट बैन ट्रीटी लेके आए। फिर फिजाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी थी। फिर IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, उसके डिफरेंट सेफगार्ड्स थे। अब इसके की कंपोनेंट क्या है न्यूक्लियर सिक्योरिटी के, कि आपके पास जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो कितना प्रोटेक्टेड है, ठीक है। और एक नई टर्म यूज हो रही है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर टेररिज्म, ठीक है। न्यूक्लियर टेररिज्म आपके पास क्या होता है कि इन केस जो भी टेररिस्ट्स हैं उनके हाथों में अगर न्यूक्लियर वेपन्स चले जाते हैं, तो जिस तरह से आपके पास ग्लोबली हमने देखा कि 9/11 हुआ था, या कोई भी पूरे जो मिडल ईस्ट में हम देखते हैं कि मिडल ईस्ट में हम देखते हैं आपके पास डिफरेंट प्रॉक्सीज जो हैं वो चल रही हैं। उन प्रॉक्सीज की वजह से आपके पास क्या होता है कि डिफरेंट छोटे छोटे आउटफिट्स बन जाते हैं, जैसे ISIS, दाइश का नाम सुना होगा आपने। तो ये जो सारे मामलात हैं, इन मामलात को देखते हुए आपके पास चीज़ें जो हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स जिसे हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल तालिबान आपके पास एक नॉन स्टेट एक्टर है। आपके पास ऐसी जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज नहीं है, कि उनके पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स चले जाते हैं तो उसका अंजाम आपके पास क्या होगा, ठीक है।
फिर साइबर सिक्योरिटी भी है, जैसे ईरान में हमने देखा। फिर हमने ये चर्बनाइल एक इवेंट हुआ था कि वहाँ पे आपके पास मसला हुआ था। ठीक है जी। सो ये क्या था कि आपके पास इन सारी चीज़ों को सामने मद्देनजर रखते हुए ग्लोबली ये सोच रहे थे कि किस तरह से हम इसको, न्यूक्लियर वेपन्स को कम कर सकते हैं। अब ज़रा एक कॉपी पेंसिल लें आप, उसमें लिखें कि सबसे पहले इसको 3 डोमेन्स में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है। फर्स्ट डोमेन आपके पास क्या है? स्लाइड शो हो रही है आपको? स्लाइड शो हो रही है। फर्स्ट डोमेन है आपके पास ग्लोबल डोमेन। फर्स्ट डोमेन आपके पास क्या है? ग्लोबल डोमेन है। ताकि आपके पास क्या हो कि जो पहली 3 मेजर कंट्रीज हैं अभी इस टाइम पे दुनिया में, अगर हम देखते हैं इस साइड पे रशिया है, चाइना है, यूएस है, उनके दरमियान है। फिर आपके पास क्या है? रीजनल लेवल पे है। रीजनल लेवल पे डिफरेंट रीजन्स में देख लें, मिडिल ईस्ट में आप अलहदा से देखेंगे, फिर साउथ एशिया में अलहदा से देखेंगे, फिर उसके बाद आप नॉर्थ कोरिया वाला अलहदा से देखेंगे। थोड़ा थोड़ा इन पे आप पढ़ेंगे। फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डोमेन आती है, तीसरी डोमेन आती है, वो है मैरीन पॉलिटिक्स, कि जिसमें आपने इंडो पैसिफिक को भी हमने देखना है, हमने इंडियन ओशन को भी देखना है, और उसके बाद हमने दूसरे एरियाज को भी देखना है कि वो जो एक, जैसे आप साउथ चाइना सी क्राइसिस को देखते हैं, जिसको हम कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं जिनको हम करेंगे, साउथ चाइना सी क्राइसिस को देखते हैं तो वहां पर भी आपके पास एक बहुत बड़ा मसला जो है वो चल रहा है। सो इन सारे इस सारे कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो आपके पास ये जो न्यूक्लियर पॉलिटिक्स है, ये एक बड़ा की रोल प्ले कर रही है। चैलेंजेस क्या है? सबसे पहले नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। ठीक है, कि आपके पास नॉन स्टेट एक्टर्स के पास चला जाए। फिर इनसाइडर थ्रेट्स हैं, जैसे इलिसिट इलिसिट ट्रेड नेटवर्क्स एग्जिस्ट करते हैं। फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जैसे एआई है, ड्रोन्स हैं, वो न्यूक्लियर सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा रोल आपके पास क्या कर रहे हैं? प्ले कर रहे हैं। फिर आता है, अगर हम साउथ एशिया में देखते हैं, साउथ एशिया में प्राइमरीली 2 कंट्रीज हैं, एक इंडिया है और एक पाकिस्तान है। जिसमें क्या है कि, लेकिन थर्ड जो हम इसमें ऐड करते हैं वो आपके पास आता है चाइना, क्योंकि वो इसमें इनडायरेक्ट आपके पास एक पार्ट प्ले कर रहा है। दोनों कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। जैसे 1940 में स्टार्ट होता है, 1974 में उन्होंने पहला अपना किया, एंड बिकमिंग द फर्स्ट नॉन एमपीटी। उन 5 के अलावा पहली ये कंट्री थी इंडिया, जिसने अपना न्यूक्लियर वेपन जो है उसको टेस्ट किया। उसके बाद क्या, सिविलियन और मिलिट्री वेपनाइजेशन क्या थी कि आफ्टर 1971 पहले पाकिस्तान जो था उसका एक फॉल ऑफ जो था, जिसमें हमने देखा कि पाकिस्तान लॉस इट्स 1/2 पार्ट। ठीक है, एक आधा हिस्सा जो था उसने लूज कर दिया। तो उसके बाद जब उन्होंने देखा कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन आए, तो एक फेमस स्टेटमेंट आपने देखी होगी कि जिसमें आपके पास पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा था कि वी विल ईट ग्रास बट वी विल मेक वेपन्स। ठीक है। सो उसमें उन्होंने नो, लेकिन इंडिया ने क्या किया कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी लेके आ गए। ठीक है, जिसका मतलब ये था कि वो पहले यूज नहीं करेगा। ठीक है। फिर पाकिस्तान ने क्या किया, 1974 के बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब आ गए, 1998 में किया। फिर उसके बाद मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस पाकिस्तान ने अपनाई कि हम क्या करेंगे कि हम सिर्फ अपने डिफेंस पर्पसेस के लिए यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल्स और वो भी लेके आए। अब चाइना क्या है? चाइना का रोल इनडायरेक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कि एनिमी ऑफ द एनिमी इज योर फ्रेंड। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि चाइना बेसिकली पाकिस्तान के साथ क्यों है, वन ऑफ द रीजन इज के उसकी इंडिया के साथ डायरेक्ट राइवलरी है। ठीक है जी। सो इस वजह से क्या हुआ कि वो आपके पास जो एक इम्पैक्ट डालना चाहता था वो इंडिया के थ्रू
जो है वो डालना, इंडिया के थ्रू पाकिस्तान क्या करना चाहता था कि पाकिस्तान ये चाहता था कि चाइना के साथ अलायंस बना के इंडिया पे इम्पेक्ट डाला जाए इन केस ऑफ एनी एग्रेशन, तो इंडिया पे टू फ्रंट वॉर आए। सो इसी वजह से क्या कहते हैं कि साउथ एशिया को हॉटस्पॉट कहते हैं, कि अगर इंडिया पाकिस्तान के दरमियान स्टार्ट होती है तो देर आर मैक्सिमम चांसेस कि इट विल रीच आउट टू चाइना एज वेल। की इश्यूज क्या है? सबसे पहले सिक्योरिटी डायलेमा है, वो आप देख चुके हैं कि एक दोनों कंट्रीज एक दूसरे को एग्जिस्टेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट्स जो है वो देती हैं। फिर कश्मीर डिस्प्यूट पे हमने बात कर ली है कि कितना एक वो पॉइंट है। फिर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं। फिर इनके दरमियान कोई रीजनल एग्रीमेंट नहीं मौजूद। फिर उसके बाद जो एक्सटर्नल एक्टर्स हैं उनका रोल इसमें बहुत ज़्यादा है, जिसमें यूएसए है, रशिया है, चाइना है। ठीक है। इसके अलावा जो चैलेंजेस है, सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो आपके पास क्रॉस टेररिज्म है, जिसमें मुंबई अटैक्स और पुलवामा अटैक्स को कॉन्टेक्स्ट बनाया गया। फिर डायलॉग एग्जिस्ट नहीं करता इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। फिर इसकी वजह से क्या है कि ये प्रोलिफरेट कर रहे हैं, दोनों कंट्रीज क्या कर रही हैं, मॉडर्नाइज कर रही हैं। ग्लोबल रिस्पांस जी क्या है? यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एसोसिएशन है वो यही कह रही है कि हम आप इसको एनपीटी की तरफ जाएं। दोनों कंट्रीज इंडिया और पाकिस्तान ने इसको साइन नहीं किया हुआ। यूएस क्या कर रहा है कि इंडिया का सिविलियन प्रोग्राम उसको तो सपोर्ट करता है लेकिन पाकिस्तान को प्रेशर करता है। फिर उसके बाद रीजनल जो स्टेबिलिटी इनिशिएटिव्स है वो भी लेने चाहिए। रीसेंट डेवलपमेंट्स आपके पास क्या हुए हैं? सबसे पहले आपके पास इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट कर रहा है, जिसमें लैंड सी और एयर बेस्ड जो डिलीवरी सिस्टम है उसको मॉडर्नाइज कर रहा है आपके पास। पाकिस्तान का क्या है? टैक्टिकल फोकस है। ठीक है। इमर्जिंग चैलेंजेस क्या हैं? साइबर थ्रेट्स हैं, क्लाइमेट चेंज, वाटर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। They can also result in these tensions as well. वे फॉरवर्ड क्या है जी? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए, आर्म कंट्रोल्स एग्रीमेंट होने चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद इंटरनेशनल मीडिएशन होनी चाहिए, नॉन मिलिट्री कॉपरेशन जैसे ट्रेड है या उसकी तरफ लेके जाएं, ताकि आपके पास जो मामलात हैं वो क्या हो सकें, ठीक हो सके। सो ये इसका कंक्लूजन है, इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। एनी क्वेश्चन? हाँ जी। जी जी इकरा। अगला जी आसान सा टॉपिक है लेकिन मोस्ट एक्सपेक्टेडली इस पे आपके पास जो है क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्या है आपके पास जी, कि दुनिया में पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि आपके पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स वो भी, उस पे भी इम्पेक्ट आ रहा है आपके पास, यानी इकॉनमी भी वीक हो रही है। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग इन द वर्स्ट कंडीशन। इसको हम आज देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 20th सेंचुरी में जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, जैसे साइंस की एडवांसमेंट आए, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट आए, तो आप देखें 1804 में 1 बिलियन थी, 1927 में 2 बिलियन, 2011 में 7, और 2022 में 8 बिलियन तक आपके पास ये पहुंच जाती है। करंट हम देखते हैं कि आपके पास ग्लोबल जो ग्रोथ रेट है वो तो डिक्लाइन हो गया है, लेकिन उसमें भी क्या है, आपके पास रीजनल डिस्पैरिटीज हैं, जिसमें अफ्रीका और जो एशिया है उसमें आपके पास लॉट ऑफ पॉपुलेशन फर्टेलिटी रेट ज़्यादा है। जबकि दूसरी साइड पे आपके पास जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे आप जर्मनी को देख लें, जापान को देख लें, दूसरी जो हैं आपके पास जो दूसरी कंट्रीज हैं उनमें नेगेटिव ग्रोथ रेट चल रहा है। जैसे आपके पास
चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी थी। फिर कई कंट्रीज ने आपके पास जो डिफरेंट मेथड अपनाए जिसमें दे वांटेड टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। ठीक है। सो इसकी वजह से क्या है कि आपके पास अर्बनाइजेशन हो रही है। अर्बनाइजेशन की वजह से आपके पास देखें लैंड पोल्यूशन भी हो रही है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हो रही है, और दूसरी भी आपके पास हो रही है। अब इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें 2050 में 16% ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो विल बी ओवर 65 कंपेयर टू 10%, जिसमें कंट्रीज लाइक जापान, इटली एंड जर्मनी हैव द हाईएस्ट मीडियन एज। उसके बाद डेवलपिंग कंट्रीज जो है उसमें यंग पीपल बहुत ज़्यादा हैं। तो जब यंग पीपल आपके पास बहुत ज़्यादा होते हैं तो एकदम से वो बूढ़े होते हैं, और उसकी वजह से कई माइग्रेशन ट्रेंड्स भी होते हैं। जैसे यूएस से है, जर्मनी है, कनाडा है, लोग यहाँ से जाते हैं तो एक आपके पास ब्रेन ड्रेन भी होता है, इकोनॉमिक आपके पास शिफ्ट भी आता है। ये कुछ पॉलिसी थी जिसमें इंडिया का फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था, बांग्लादेश का फैमिली प्लानिंग सक्सेस था। ये दोनों आप कोट कर सकते हैं, चाइना का ना कीजिएगा। उसके बाद क्या था, पॉलिसीज टू एड्रेस एजिंग पॉपुलेशन, जिसमें जापान का प्रो नेटलिस्ट पॉलिसीज थी, जिसमें टैक्स ब्रेक था, चाइल्ड केयर थी। फिर उसके बाद जर्मनी के स्किल्ड माइग्रेशन इनिशिएटिव्स थे। यूरोप की फैमिली सपोर्ट पॉलिसीज थी कि आपके पास क्या था कि एक सब्सिडीज है हाउसिंग वो देना शासकीय। अब इसमें क्या है कि दो तरह से हम इसको पॉपुलेशन जो ओवर पॉपुलेशन है इसको हम देख सकते हैं। वन वे इज दैट कि आप ये कहें कि जो पॉपुलेशन है वो एक एसेट है, और दूसरी क्या है आपके पास लाइबिलिटी है। एसेट किस तरह से है कि आप उसको स्किल्ड और वोकेशनल ट्रेनिंग दें, फिर उसके बाद आप क्या करें कि उनको प्रोडक्टिवली यूज करें। ठीक है, उसको प्रोडक्टिवली यूज करें। दूसरी साइड पे क्या है, लाइबिलिटी क्या है कि आपके वो बिल्कुल नॉन प्रोडक्टिव हैं। ठीक है, नॉन प्रोडक्टिव हैं, और उनको आप क्या करते हैं कि वो आपके रिसोर्सेज पे बर्डन है। सो इस वजह से क्या है कि हमने डिफरेंट जो कंट्रीज हैं, जैसे चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को इफेक्टिवली यूज किया, तो इसने बिलियन मिलियंस ऑफ पीपल उनको आउट ऑफ जो क्या कहते हैं पॉवर्टी निकाला। उसके बाद अगर हम देखते हैं इसमें ये ग्लोबल इम्पैक्ट है, फिर यूरोप का रिफ्यूजी क्राइसिस है, फिर इसमें क्लाइमेट इंड्यूस माइग्रेशन पॉलिसीज है। सो इसमें क्या है कि चैलेंजेस क्या है कि ओवर पॉपुलेशन है जिसमें पाकिस्तान में है, स्ट्रेस ऑन रिसोर्सेज है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, फिर पब्लिक सर्विसेज पे है। दूसरी साइड पे जो अंडर पॉपुलेशन है डेवलप्ड कंट्रीज, उसमें आपके पास जो उनकी वर्क फोर्स जो है वो खत्म हो रही है और डिपेंडेंसी रेशो ज्यादा हो रही है। फिर माइग्रेशन मैनेजमेंट जो है वो आपके पास अर्बनाइजेशन का प्रेशर आ रहा है, जेंडर इम्बैलेंसेस आ रहे हैं, हेल्थ केयर, आप कोई भी प्रॉब्लम ले लें उसको यू कैन रिलेट विद पॉपुलेशन। फ्यूचर पॉपुलेशन की अगर हम देखते हैं तो आपके पास इन फ्यूचर इट विल बी अराउंड 10.4 बिलियन। ठीक है, 2100 तक 50% जो अफ्रीका की ग्रोथ होगी, अफ्रीका डोमिनेट कर जाएगा। और 65% जो ये देखें साउथ कोरिया, जापान, ऐसी कंट्रीज, जर्मनी में आपके पास एज्ड हो जाएगी। ग्लोबल ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं, इनको देख लीजिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे हम एक सेपरेट लेक्चर भी करेंगे, वो भी देखेंगे। अब इस रिसोर्स, अब हम क्या कर सकते हैं, दो तरह से इसको डील कर सकते हैं। एक पॉपुलेशन को कंट्रोल करें जिसके पीछे स्ट्रेटजीज हैं। दूसरा ये है कि आप रिसोर्सेज की जो स्कार्सिटी है उसको पूरा करें। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपके पास सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होनी चाहिए कि आप एफिशिएंट फार्मिंग टेक्निक्स लेके आएँ, फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करें। फिर वाटर मैनेजमेंट लेके आएँ। फिर रीन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए। फिर अर्बन प्लानिंग आप करें ताकि आपके पास जो ग्रीन स्पेसेस उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। फिर उसके बाद एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट है कि आप क्या करें कि वुमेन एजुकेशन पे फोकस करें। फिर फैमिली प्लानिंग करें और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें ताकि आप एंटरप्रेन्योरशिप टू हार्नस द पोटेंशियल ऑफ यूथफुल पॉपुलेशन। फिर इसमें टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस भी हैं जिसमें आप डाटा एनालिटिक्स की तरफ जा सकते हैं, स्मार्ट सिटी की तरफ जा सकते हैं, डिजिटल एजुकेशन है, फिर टेली मेडिसिन है। सो ये क्या है कि आप ग्लोबली अगर इसको लेके चलेंगे तो ओनली देन यू विल बी एबल टू कंट्रोल दिस, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू कंट्रोल दिस।
एनी क्वेश्चन जी? आगे चलें जी। आगे चलें या कल इससे आगे चलें? बताएं जी। ओके जी, आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज टेररिज्म एंड काउंटर टेररिज्म। ठीक है जी। अब टेररिज्म क्या है कि आपके पास एक अनलॉफुल यूज ऑफ वायलेंस एंड इंटिमिडेशन है। स्पेशली आपके पास क्या है कि जिसमें सिविलियंस होते हैं देन इन द परसूट ऑफ पॉलिटिकल एम्स, कि इसमें कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है, बट दे ब्रॉडली इंक्लूड्स एक्ट्स intended to cause death or serious harm to civilian to compel action by governments। की फीचर क्या हो सकते हैं जिसमें मोटिवेशन होनी चाहिए, टारगेट्स होने चाहिए, टैक्टिक्स होनी चाहिए, और आपके पास एक ग्लोबल रीच वाला एलिमेंट होता है जिसमें। ठीक है जी। टाइप्स ऑफ टेररिज्म, आप ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको आपने देखना है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो डोमेस्टिक टेररिज्म है। जैसे आपके पास विद इन द कंट्रीज टेररिस्ट हैं, जिसमें एग्जांपल आप किसकी दे सकते हैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसको आप टीटीपी कहते हैं, जो अभी आपके पास केपी वाली साइड पे और इवन जो बलोचिस्तान वाला एरिया है जिसमें बीएलए है, और दूसरी आपके पास टेररिस्ट आउटफिट्स हैं जो एक्टिव हैं। फिर आपके पास आ जाता है जी इंटरनेशनल टेररिज्म, जिसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। और उसकी फेमस एग्जांपल आप क्या देते हैं, 9/11 के जो अटैक्स थे बाय अलकायदा। देन देर इज दिस स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, कि जो गवर्नमेंट है आपके पास वो एलिगेशंस हैं, जैसे डिफरेंट जैसे जिस तरह ईरान पे हैं, जिस तरह दूसरी कंट्रीज पे हैं। फिर उसके बाद रिलीजियस टेररिज्म होती है जिसमें आईएस है और बोको हराम है। फिर साइबर टेररिज्म है, कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू डिसरप्ट सिस्टम, स्प्रेड प्रोपेगेंडा और इंस्टिल फियर। ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है, सबसे पहले इसकी जो ह्यूमन कॉस्ट होती है, थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स जो हैं, आप यहाँ पे देख लें, मिडल ईस्ट में देख लें, पाकिस्तान में देख लें, किसी भी जगह पे देख लें, तो पहला लॉस तो ह्यूमन लाइव्स का होता है ना, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल लॉस। फिर उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हैं, जिसमें आप आईएस अगर तालिबान वहाँ पे तबाह कर रहे हैं, या आपके पास कोई और इसी तरह से चल रहा है, तो आपके पास क्या होता है कि वो एक मामला आपके मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ भी लेके जाता है। ठीक है। और आपके पास वही चीज़ जो है वो क्या करती है कि आपके पास सोशल पोलराइजेशन, जिसमें रिलीजियस है, एथनिक है, आइडियोलॉजिकल डिवाइड्स हैं, और ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट्स भी आती हैं, कि ये सारा मिलके आपके पास एक पूरा सर्कल बना देती हैं, विशियस सर्कल जो बनता है, कि जी एक साइड पे आपके पास एक पूरा का पूरा जो ग्रुप है पूरी दुनिया को डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो उसको ये हम एक जेनेरिक से पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो 6-7 हमारे टॉपिक्स होंगे उसमें हम पर्टिकुलर फोकस करके उसको भी हम देख लेंगे। अब इसके लिए आपके पास क्या होता है, काउंटर टेररिज्म आता है। काउंटर टेररिज्म में आपको लेजिस्लेटिव मेजर्स लेने पड़ते हैं, जैसे पाकिस्तान के केस में नेक्टा था, द नेशनल एक्शन प्लान था, एनएपी था, नेक्टा का बनना था, फिर ज़रब अज़्ब था, फिर अभी जो इन्होंने अल खवारिज उनको कहा है, फिर इंटेलिजेंस गैदरिंग होती है, मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं, फिर बॉर्डर सिक्योरिटी को आप मेजर करते हैं, फिर साइबर सिक्योरिटी को आप स्ट्रेंथन करते हैं, डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम्स लेके आते हैं। अब इन सब को लिखने का मकसद क्या था, कि आपके पास अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है तो आप कहेंगे कि सबसे पहले पाकिस्तान को लेजिस्लेटिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है, फिर अपनी इंटेलिजेंस जो है उसको
स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। ठीक है। उसके बाद आपके पास जो मिलिट्री ऑपरेशन है उसको प्रॉपरली, इसको कहते हैं काइनेटिक मेजर। एक नॉन काइनेटिक मेजर्स क्या होते हैं कि आप वहाँ पे जो डी रेडिकलाइजेशन और दूसरे प्रोग्राम्स लेके आते हैं, टीचिंग्स करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास क्या करते हैं कि आप वहाँ पे इकोनॉमिक जो एक मेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल वहाँ पे एजुकेशन नहीं है, लोगों को एजुकेशन देते हैं, फिर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी करते हैं, ताकि वो एक डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम हो। ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं कि अपनी जो बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट है उसको आप अच्छा करते हैं, ताकि आप क्या करें कि आप उस चीज़ को जो है वो, जो एक मूवमेंट है टेररिस्ट की, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, उसको आप ख़त्म कर सकें। देन इकोनॉमिक्स सैंक्शन जो है वो लगाते हैं, जैसे आपने अफगानिस्तान के साथ इसको किया। मेजर जी है, सबसे पहले प्रिवेंशन है, फिर डिटेक्शन है, फिर रिस्पांस है, फिर रिकवरी है। कि आप प्रिवेंशन करते हैं, जैसे पॉवर्टी है, एजुकेशन गैप्स है, जैसे और आप ये देखेंगे अफगानिस्तान की तरफ से जो टेररिज्म हो रही है, वो अगर हम देखते हैं कि इसमें वहाँ पे पख्तूनख्वा और जो दूसरा एरियाज हैं, अगर वहाँ पे लोगों के दरमियान जो वो एजुकेशन गैप नहीं है, वहाँ पे पॉवर्टी नहीं है, इकोनॉमिक नहीं है, तो उनको वो बंदा ही नहीं मिलेगा जो स्टेट के खिलाफ खड़ा होगा। फिर उसकी डिटेक्शन ज़रूरी है। फिर उसके बाद आप वहाँ पे एक रिस्पॉन्स जो है वो डेवलप करते हैं, फिर रिकवरी लेके आते हैं। अब चैलेंजेस क्या है जी? इवॉल्विंग टैक्टिक्स। पहला ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो चुकी है, जैसे अफगानिस्तान से अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे आपके पास एक नेक्सिस है, कोई 18 बिलियन डॉलर्स का उनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न जो जो रिसोर्सेज हैं, या आपके पास वेपनरी है, वो वहाँ पे मौजूद है। फिर ग्लोबल कंसेंसस नहीं है, यानी एक कंट्री उनको सपोर्ट कर रही है, दूसरी उसको क्या कर रही है कि उसके अगेंस्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पे अभी देखें, इंडिया अफगानिस्तान में तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। चाइना जो है वो तालिबान के अगेंस्ट है। ईरान जो है वो जो ताजिक्स हैं ऊपर वाली साइड पे, नॉर्दर्न साइड पे, नॉर्दर्न अलायंस जिसे कहते हैं, उसे सपोर्ट कर रहा है। रशिया के अपने स्टेक्स हैं वहाँ पे। सो फिर आप मिडल ईस्ट में देख लें, मिडल ईस्ट में वही जो सीरिया में आया है अभी, फॉल ऑफ असद, उसके बाद जो लीडर आया वो एक टेररिस्ट था पहले। देन सिविल लिबर्टीज एंड सिक्योरिटीज कि आप किस तरह लेके आएंगे, फिर फंडिंग एंड रिक्रूटमेंट है। देन टेररिस्ट के पास जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है, इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म है, प्रोपेगेंडा और कोऑर्डिनेशन चल रही है, उसने इसको और ज़्यादा कर रही है। यूनाइटेड नेशन ने भी जो कुछ काउंटर टेररिज्म के इनिशिएटिव्स लिए थे, जिसमें एक साइड पे यूएन का ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी है, फिर काउंटर टेररिज्म कमेटी थी, फिर नेशनल काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, आप देख सकते हैं। फिर पाकिस्तान का नेशनल एक्शन प्लान है, ज़रब अज़ब है, रद्दुल फसाद है, इसको आप देख सकते हैं। फिर यूरोपियन यूनियन ने भी इस पे क्या किया है, काम करा है। उसके बाद रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें एक और इम्पॉर्टेंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका मतलब क्या था कि इसका मकसद ये था कि 1980s के बाद ऑनवर्ड कि टेरर जो फाइनेंसिंग है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग है, हवाला है, हुंडी है, उनको क्या किया जाए, बैन भी किया जाए। इसकी 3 लिस्ट होती हैं, वाइट, ग्रे और ब्लैक। वाइट में वो कंट्रीज होती हैं जिन पे कोई एलिगेशंस नहीं होती। ग्रे में आपके पास वो आती हैं जो दरमियान में होती हैं, जिनका इतना ज़्यादा स्ट्रेंथन सिस्टम नहीं हुआ होता। फिर ब्लैक वो होती हैं जो कम्प्लीटली आपके पास ब्लैक लिस्ट हो जाती हैं। ठीक है जी। सो पाकिस्तान क्या था कि ग्रे में लिस्ट में रहा है, ब्लैक लिस्ट होने लगा था, 2 दफ़ा इसमें रहा है। रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हैं कि आपके पास लोन वुल्फ अटैक्स में हुआ है, जैसे अभी ये जो तालिबान कर रहे हैं। फिर साइबर टेररिज्म आपके पास आ गया है, फिर आईएसआईएस और ग्लोबल नेटवर्क्स हैं। ऑनलाइन एक्सट्रीमिज्म इज ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ टेररिज्म, जिसमें सोशल मीडिया आपके पास है, उसमें लोगों को इंस्टिगेट किया जाता है टू टर्न टू द वायलेंस। इसके लिए ज़रूरी वही है, ग्लोबल कोऑपरेशन है, रूट कॉजेज को एड्रेस करें, टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करें, कम्युनिटी इंगेजमेंट लेके आएँ और रिहैबिलिटेशन में लेके आएँ। उसके बाद आपके पास ये कुछ और है, और ये कंक्लूजन है इसका, ये जी इसमें देख लीजिएगा। ये जी यहाँ तक एक दफ़ा कर लें, कल हम इंशाल्लाह इसी टाइम पे दोबारा मिलेंगे। आज नोट कर लें आप लोग ये टाइम।
और इससे आगे चलेंगे। इसको ख़त्म करके हम कुछ 10-12 टॉपिक्स और करेंगे कि जिसमें हम ये जो सारा हमने पढ़ा है इसको एक दफ़ा रिवाइज भी कर लेंगे और समराइज भी कर लेंगे। ये स्लाइड्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, कास्ट रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर कर देगा। कोई क्वेश्चन है तो जी पूछ लें। सर। जी। सर हम डॉन को भी कोड कर सकते हैं ना? जैसे इकोनॉमिक सर्वे होता है नहीं वर्ल्ड नहीं, बैंक का डॉन को नहीं इंडेक्स। करना। डॉन को नहीं कोड नहीं करना। सर, नहीं करना है कोड, ठीक। नहीं नहीं। अच्छा। ठीक है जी। ओके जी।